ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक जहाँ से हमने छोड़ा था। कंपाइलर को फेजेस में करते हैं ब्रेक। मेन फेजेस हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड इज कॉल्ड एनालिसिस फेज, जिसमें आप सोर्स कोड को एनालाइज करते हैं, उसमें से एरर्स निकालते हैं। उसके बाद आता है बैक एंड, जो कि सिंथेसिस फेज कहलाता है। सिंथेसिस फेज में आप इक्विवेलेंट टारगेट लैंग्वेज प्रोग्राम जनरेट करते हैं। ठीक है, सिमेंटिकली इक्विवेलेंट। तो कोड जनरेशन जो एक्चुअल हो रही होती है वो बैक एंड पे हो रही होती है। अच्छा, पहले ये बताएं, स्क्रीन आ रही है सबको? लेट मी नो। स्क्रीन आ रही है? ओके। यस सर। ओके, ठीक है ठीक है। तो कंपाइलर के कुछ मस्ट काम के कुछ काम करने ज़रूरी होते हैं, मस्ट होते हैं। रिक्वायरमेंट्स आप उनको कह सकते हैं। जितने भी लीगल प्रोग्राम्स हैं उनको वो रिकॉग्नाइज, इसका मतलब ये है कि अगर कोड में कोई भी लेक्सिकल सिंटैक्स या सिमेंटिक एरर तो उसको कंपाइल। और इसी दूसरा पॉइंट ये है कि द कंपाइलर शुड नॉट कंपाइल और मस्ट जनरेट इफ देयर इज एनी सिंटैक्स, सिमेंटिक सिंटैक्स या लेक्सिकल प्रॉब्लम इन द कोड। अगर प्रॉब्लम में कोई कोड है, एरर है, तो उसको कंपाइल ना करे। अगर नहीं है तो उसको लाजमी उसको कंपाइल कर दे। ठीक है, जैसे आप ऑटोमेटा थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि आपको कोई लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करनी होती है, कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज करना होता है, तो आपको डीएफए या एनएफए ऐसा बनाना होता है जो कि कोई भी स्ट्रिंग उस लैंग्वेज की हो उसको लाजमी रिकॉग्नाइज करे, और अगर कोई स्ट्रिंग उस लैंग्वेज की नहीं है तो उसको रिकॉग्नाइज ना करे लाजमी तौर पे। ठीक है, तो ये कंपाइलर की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जनरेट्स करेक्ट कोड। इसका मतलब क्या है, जो फाइनल आउटपुट आए वो करेक्ट हो, सिमेंटिकली करेक्ट हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है ए प्लस प्लस, ठीक है, और प्लस प्लस ए, ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, प्लस प्लस ए इक्वल्स प्लस प्लस ए इक्वल्स ए प्लस प्लस, इन दोनों में रिजल्ट डिफरेंट आएगा। ठीक है, सिमेंटिकली दोनों सेम नहीं है। तो कंपाइलर जब कंपाइल करेगा तो वो सिमेंटिकली करेक्ट कंपाइल करे। ठीक है, इसको आ, इस तरह से कंपाइल ना करे सेकेंड स्टेटमेंट की तरह, और इसको इस तरह से कंपाइल ना करे। ठीक है, इस तरह से वो सिमेंटिकली करेक्ट कोड जनरेट करे। और इसके अलावा मैनेज स्टोरेज ऑफ ऑल वेरिएबल्स, एग्री विद ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जावा का कंपाइलर डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो लिनक्स के लिए अलग आता है और विंडोज़ के लिए अलग आता है, मैक ओएस के लिए अलग आता है। ठीक है, तो कंपाइलर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से और लिंकर से कंपेटेबल हो। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ कंपाइलर की। इम्प्लीकेशंस कुछ कंपाइलर की ये हैं, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जनरेट करे। ठीक है, फ्रंट एंड मैप सोर्स कोड इनटू इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन या इंटरमीडिएट कोड। ये जावा में जो मैंने एग्जांपल दी थी, बाइट कोड इंटरमीडिएट कोड जनरेट, इंटरमीडिएट। ठीक है, सोर्स कोड आपका जावा का जो डॉट क्लास फाइल्स होती हैं वो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में जनरेट होती हैं। ठीक है, अब बैक एंड क्या करता है, उस बाइट कोड को या इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को टारगेट कोड में कन्वर्ट कर दे। लास्ट वन इज मल्टीपल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं कोड की। ठीक है, तो अगेन ये चीज़ हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है।
हमारे कोर्स में जो हम मेन चीज़ें देख रहे होंगे वो हमारा फ्रंट एंड होगा। ठीक है, फ्रंट एंड ही इतना बड़ा होता है कि एक सेमेस्टर तो फ्रंट एंड में ही पूरा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे सेमेस्टर के जो टॉपिक्स हैं इस कोर्स के वो फ्रंट एंड से डील करते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ उसमें एनालिसिस कर रहे होंगे, सिंथेसिस नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, कंपाइलर के साथ कुछ डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड टूल्स भी आते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर। तो कंपाइलर के साथ साथ कुछ टूल्स आते हैं, ये इनकी लिस्ट है: एडिटर्स, प्रिंटर्स, प्री प्रोसेसर्स, डिबगर्स, ठीक है, मॉड्यूल, वर्जन असेंबलर्स, लिंकर्स। तो ये बाकी टूल्स तो हम नहीं देखेंगे, हमारे काम का जो मेन टूल है वो कंपाइलर ही है। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब जो हमने जो रफ स्ट्रक्चर देखा था जिसमें हमने सिर्फ फ्रंट एंड एंड बैक एंड देखे थे, अब उनको हम ब्रेक करेंगे कि ये दोनों पे दोनों एंड्स में इंटरनली क्या होता है। ठीक है, तो एनालिसिस एंड सिंथेसिस, दीज आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ अ कंपाइलर। तो एनालिसिस में क्या होता है, आप जो सोर्स कोड इनपुट करते हैं उसको ब्रेक करता है। ठीक है, ब्रेक करता है, जो ब्रोकन पार्ट्स होते हैं उनको हम ठीक है, उसके वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है। So syntax error or assignment, कट हो it रही है must आपकी सर। provide error messages. ठीक है, and it collects information about source program and stores in data structure called symbol table। एक बहुत ही important data structure है कंपाइलर के अंदर। ठीक है, इसमें ये semantic information रख रहा होता है। सर ठीक है, आवाज तो नहीं आ रही सिंबल सर। मैं कंफर्म कर लेता हूँ, आवाज कट रही है। अच्छा, बाकी लोगों को भी यही प्रॉब्लम है? यस सर। जी हाँ सर। ओके, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। जस्ट वेट अ मोमेंट। अच्छा, आप अपने माइक बंद कर दें, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, अब होपफुली सही होगा। ठीक है, अब मैं रिपीट करता हूँ। तो एनालिसिस पार्ट आपका सोर्स कोड को ब्रेक करता है पीसेस के अंदर, जिसको हम यूजुअली टोकन्स कहते हैं। टोकन्स के ऊपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इम्पोज कर रहा होता है। ठीक है, तो इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इम्पोज करने का मतलब क्या है, अगर सिंटैक्स या सिमेंटिक एरर्स हैं तो वो कोड नहीं करेगा सिंथेसिस फेज। तो सर शायद सिंबल आपके पास नेट प्रॉब्लम है, टेबल्स में जितने आवाज भी कट हो रही आपके है। फंक्शन नेम होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, आ, आवाज एक मिनट में अपना नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ, फिर मुझे बताएं। जी हाँ सर, नेटवर्क इशू लगता है आपका। हाँ, मैं नेटवर्क चेंज करता सर वाईफाई यूज किया। हूँ। वाईफाई यूज़ तो किया, पर वाईफाई में शायद प्रॉब्लम है, 4G यूज़ करे था इसको। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, अब बताएं, अब आवाज़ सही है?
मैंने नेटवर्क चेंज किया है। जी सही हाँ किए सर, थे सर। फिलहाल तो सही है। ओके ओके गुड। ओके सो सिंबल टेबल, सिंबल टेबल क्या करता है, आपके कोड के अंदर जितने भी नेम्स यूज हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल वेरिएबल नेम, क्लास नेम, मेथड नेम, ये सारे सिंबल टेबल में स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होता है सिंबल टेबल का, नेम स्टोर करने का? दो पार्ट्स होते हैं ना एनालिसिस फेज में। सबसे पहले तो ये ग्रामेटिकल एरर चेक करेगा, अगर एरर है तो मैसेजेस जनरेट करके एरर मैसेजेस आपका कोड स्टॉप हो जाएगा, कंपाइलेशन स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर एरर नहीं है तो ये एक सिंबल टेबल जनरेट करता है, एक डेटा स्ट्रक्चर है टेबल, सिंबल टेबल का। ठीक है, तो इसमें जितने भी सिंबल्स होते हैं, जितने भी नेम होते हैं आपके, वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, क्लासेस, ये सारे स्टोर कर रहा होता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? एक तो फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी कोई मेथड कॉल करते हैं या वेरिएबल यूज़ करते हैं, तो कंपाइलर इसमें पहले लुकअप कर लेता है कि ये वेरिएबल डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, और दूसरी ये चीज़ कि अगर आप एक ही वेरिएबल मल्टीपल टाइम्स डिफाइन करते हैं सेम स्कोप के अंदर, ठीक है, सेम स्कोप के अंदर क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैंने इंटीजर ए डिफाइन किया है यहाँ पे, मैं एक और इंटीजर ए डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये अब एरर है। अब ये कैसे एरर उसको पता चला? ये सिंपल टेबल में इसने देखा कि ये सिंपल ऑलरेडी डिफाइंड है, डी डेफिनेशन हो रही है। ठीक है, तो दिस वन इज ऑल्सो सिमेंटिक एरर, जो कि सिंपल टेबल से हमें पता चलता है। ठीक है, सिंथेसिस फेज की अगर आप बात करें तो सिंथेसिस फेज जो एनालिसिस का जो आउटपुट होता है उसको यूज़ करते हुए टारगेट प्रोग्राम जनरेट करता है। ठीक है, तो टारगेट प्रोग्राम जनरेट करने के लिए वो दो चीज़ें इनपुट ले रहा होता है, एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, इंटरमीडिएट कोड, एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिंबल टेबल। ठीक है, इसकी हम पहले बात कर चुके हैं। एनालिसिस पार्ट इज कॉल्ड फ्रंट एंड, द सिंथेसिस पार्ट इज द बैक एंड। अब ये जो फेजेस हैं इसको डिटेल से देख लें। अब ये फेजेस होते क्या हैं? तो पहले तो हमारे फ्रंट एंड के फेजेस की बात करते हैं। तो फ्रंट एंड के जो फेजेस हैं वो ये हैं, स्कैनर, पार्सर एंड सिमेंटिक एनालिसिस। ये तीनों पार्ट्स हैं आपके कंपाइलर के फ्रंट एंड के। ठीक है, तो अब देखें ईच फेज इनपुट क्या लेता है, आउटपुट क्या करता है। तो आप सोर्स कोड लिखते हैं, उसको पहले कैरेक्टर्स में हम उसको रीड करते हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर स्ट्रीम। स्कैनर में जाएगा, लेक्सिकल एनालिसिस परफॉर्म होगी। ठीक है, लेक्सिकल एनालाइजर जितने भी वैलिड टोकन्स हैं उनकी एक लिस्ट जनरेट करेगा। ठीक है, अब टोकन्स क्या हैं? टोकन्स, मैं अगेन वापस कोड पे आता हूँ। ये एक टोकन है, ये एक टोकन है, ये एक टोकन है। ठीक है, तो टोकन्स क्या हो सकते हैं? नेम्स, जितने भी नेम है जिनको हम कंपाइलर की टर्म में आइडेंटिफायर्स कहते हैं। ठीक है, एंड वी हैव कीवर्ड्स, we have operators and uh, punctuations हैं, ये सेमीकोलन है या कॉमा है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें टोकन्स कहलाती हैं। इसके अलावा कोई और टोकन्स आपके आपके जहन में है?
ये टोकन है, ये फंक्शन नेम टोकन है, ठीक है, ये कीवर्ड है, ये पंक्चुएशंस हैं, ठीक है। अगर मैं एक और मेंशन कर सर दूं फॉर फंक्शंस एग्जांपल, कीवर्ड होते हैं। फंक्शन फंक्शन टोकन्स होते, ये नेम्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं। कीवर्ड्स और नेम्स में, आइडेंटिफायर्स में फ़र्क ये है, कीवर्ड्स प्री डिफाइंड होते हैं, आइडेंटिफायर्स प्री डिफाइंड नहीं होते, वो कोई भी हो सकता है, कुछ भी आप आइडेंटिफायर कर सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स आर लिमिटेड नेम्स दैट आर प्री डिफाइंड, आइडेंटिफायर्स आर अनलिमिटेड। एक और टोकन टाइप में लिख देता हूँ, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट क्या है? ये लिटरल्स, ये स्ट्रिंग इंटीजर्स या डबल्स, ये सारे, ठीक है। तो ये सारे के सारे, इनको हम क्या कहते हैं? टोकन्स। तो लेक्सिकल एनालाइजर टोकन स्ट्रीम जनरेट करता है, लेकिन अगर इल फॉर्म टोकन है, फॉर एग्जांपल मैं कोड में ये लिखता हूँ, मैं ये कर दिया, ये कर दिया, या सेमीकोलन मिस कर दिया, ठीक है, तो ये लेक्सिकल प्रॉब्लम नहीं है। लेक्सिकल प्रॉब्लम ये होगी, वन लेक्सिकल प्रॉब्लम की एग्जांपल अगर मैं दे दूं, तो ये है, ये लेक्सिकल प्रॉब्लम है। ये क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये चीज़ ना तो कोई नाम है, वैलिड नाम नहीं है, ना कीवर्ड है, ना कोई ऑपरेटर है, ना ही पंक्चुएशन है, और ना ही कोई कांस्टेंट है, इनवैलिड नेम है। नेमिंग रूल्स सारी लैंग्वेजेस के डिफरेंट होते हैं। सी शार्प क्या कहता है कि आपका नाम अल्फ़ाबेट से ही शुरू होगा, नंबर से अगर शुरू कर रहे हैं, दिस इज इनवैलिड टोकन। तो अगर इस तरह का आता है, तो स्कैनर आपका टोकन स्ट्रीम जनरेट करने के बजाय एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। तो मूविंग ऑन, वी हैव पार्सर। पार्सर क्या करता है? ये सिंटेक्स एनालाइजर है। तो ये जो मैंने पहले मिस्टेक की थी, फॉर एग्जांपल ये, तो ये सिंटेक्स एरर है, ये पार्सर का काम होता है। जितने भी सिंटेक्स प्रॉब्लम्स हैं, वो आपका पार्सर हैंडल करता है, ठीक है। ये कैसे हैंडल करता है? एक पार्स ट्री जनरेट होती है, तो पार्सिंग जब हम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसकी पार्स ट्री कैसे जनरेट होगी, और ट्री अगर इनकम्प्लीट होती है तो ये उसमें एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। और पार्स ट्री को इम्प्लीमेंट हम करेंगे यूजिंग, अगेन ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम यूज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेप, पार्सर आपका आउटपुट जनरेट करेगा, उसके बाद आप सिमेंटिक एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सिमेंटिक एनालिसिस, तो सिमेंटिक एरर की कोई एग्जांपल मुझे बता दें। मैंने दो एग्जांपल्स आपको बताई हैं, एक ये लेक्सिकल प्रॉब्लम, ठीक है, जिसपे टोकन इनकरेक्ट है, दूसरी सिंटेक्स प्रॉब्लम, ये सिंटेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा ये भी सिंटेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है, स्पेस मैंने दे दिया नेम के अंदर। तो सिमेंटिक प्रॉब्लम, सिमेंटिक एरर की कोई एग्जांपल मुझे बता दें। तो कोई एग्जांपल दे सकता है सिमेंटिक एरर की? मेरे ख्याल से आपके पास ऑनलाइन क्लासेस का एक ये भी फ़ायदा है कि आपके पास इंटरनेट एक्सेस है। मैं कोई भी सवाल करूं,
आप क्विकली इसको गूगल करके मुझे फ़ौरन उसका जवाब दे सकते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? एनीवे, जस्ट फॉर फन मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि आप गूगल ना करें, खुद से बताएं। तो खुद से कोई आइडिया है सिमेंटिक एरर का? आइडिया नहीं। ओके, एनीवन? कोई भी लॉजिकल एरर एग्जांपल बता दो। सर हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं और हमारे पास जो सर आइडेंटिफायर है वो नल हो, तो ये भी हो सकती है। कोड एग्जांपल लिख दो तो बेहतर है। सर कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लें सर हम। दिस इज सिंटैक्स एरर, दिस जी वन सर। इज करेक्ट। अनडिफाइंड वेरिएबल, ये सही है। अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, फॉर एग्जांपल b इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सिमेंटिक्स भी करेक्ट है, b सही है। इक्वल टू, सिंटेक्स सही है, लेक्सिकली भी सही है, लेकिन सिमेंटिकली ये इनकरेक्ट इसलिए है कि b अनडिफाइंड है। इसी तरीके से अगर मैं रीडेफिनेशन कर देता हूँ, दिस वन इज ऑल्सो अ सिमेंटिक एरर। ठीक है, तो इन्हें भी लॉजिकल एरर्स हैं, वो सारे सिमेंटिक एरर की कैटेगरी में आते हैं। एक और एग्जांपल किसी ने लिखी है, ये वाली। सो दिस वन इज नॉट रियली सिमेंटिक एरर। इसको हम एग्जैक्टली सिमेंटिक नहीं कह सकते, ये रन टाइम एरर होता है। यूजुअली इस तरह के जो एरर्स होते हैं रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फाइल रीड कर रहे हैं, ठीक है, फाइल डॉट रीड ऑल टेक्स्ट, तो अगर आप फाइल नेम इनकरेक्ट दे देते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इस तरह के कुछ जो एरर्स होते हैं ये रन टाइम एरर्स होते हैं, या एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन होती हैं। ठीक है, डिवाइड बाय ज़ीरो उसको हम क्लियरली कैटेगराइज नहीं कर सकते। ठीक है, सो एनीवे दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। इसके बाद आपकी इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होती है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म हो सकता है। फिर मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शनल फेज लिखा हुआ है। कोड ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शनल होता है, लेकिन करना बेहतर होता है कोड ऑप्टिमाइज। ठीक है, उसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन की एग्जांपल मैंने पहले भी एक लिखी थी। एक और एग्जांपल अगर मैं बता दूं, अगर आपको दो नंबर स्वैप करने हैं, इंटीजर n1 n2, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दो नंबर्स हैं। अब इन दोनों को आपने स्वैप करना है, तो स्वैप करने के लिए यूजुअली जो आप मेथड यूज़ करते हैं वो ये होता है temp इक्वल्स n1, ठीक है, n1 इक्वल्स n2 एंड देन n2 इक्वल्स temp, तरीके से एक्सचेंज करते हैं। ऐसे ही है ना? लेकिन कंप्यूटर्स क्योंकि बाइनरी में काम करते हैं, कंप्यूटर्स की नेटिव लैंग्वेज बाइनरी है, तो इसकी जगह अगर मैं बाइनरी कोड लिख दूं n1 इक्वल्स n1 एक्सक्लूसिव और n2, ठीक है, n1 exclusive or n2, and finally इसमें बिट वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म हो रही होती हैं।
लास्ट इंस्ट्रक्शन मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, लेकिन उसमें आप एक्सक्लूसिव और इंस्ट्रक्शन ही इसी तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। एंड फाइनली ये इंस्ट्रक्शंस जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, जिसमें आपने एक्सक्लूसिव और नॉट एंड ये ऑपरेशंस जो परफॉर्म किए हैं, ये फास्टर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं इस फेज़ की, तो मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन में ये वाला कोड स्लो चलेगा, ये वाला कोड फास्ट चलेगा। अब आपका कंपाइलर अगर सोफिस्टिकेटेड कंपाइलर है तो इस स्टेटमेंट को वो कन्वर्ट कर सकता है इस स्टेटमेंट में, बाइनरी ऑपरेशंस में। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशंस क्योंकि फास्टर होती हैं, तो ये मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। ठीक है, और इसी तरीके से मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। असेंबली लैंग्वेज की बात करें अगर, तो एड ए कॉमा 1, ये वेरिएबल ए में 1 ऐड कर रहा है। ठीक है, और इसी की एक सिमिलर इंस्ट्रक्शन ये है इंक्रीमेंट ए। तो अब ये दोनों इंस्ट्रक्शंस हैं, इनमें से फास्टर सेकंड वाली है। ठीक है, मशीन की बात करें तो मशीन आर्किटेक्चर के अंदर ये असेंबली इंस्ट्रक्शंस हैं, तो कंपाइलर इसकी जगह ये वाली इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा। ठीक है, अगेन रिक्वायरमेंट क्या होती है, सिमेंटिकली आपका जो ऑप्टिमाइज कोड हो वो करेक्ट हो। ठीक है, इसके बाद ये मॉडिफाइड टारगेट कोड या रीलोकेटेबल टारगेट कोड जनरेट करता है। ठीक है, और इसको फाइनली एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, लिंकर यूज़ करते हैं। जो भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज अगर रेफर्ड हैं तो वो इस कोड के साथ मर्ज हो जाएं। ठीक है, और इस सारे प्रोसेस के दरमियान ये सिंबल टेबल यूज़ हो रही होती है वेरिएबल्स के या फंक्शंस के नेम्स को रीचेक करने के लिए, आइडेंटिफायर्स का ट्रैक रखने के लिए। ठीक है, और स्कोप रूल्स भी इसी से एनफोर्स होते हैं। स्कोप रूल की अगर मैं बात करूं, तो मैंने जैसे ए को मल्टीपली डिफाइन किया था, एरर था, ये रीडेफिनेशन है, और अगर मैं इसको ये कर दूं, ठीक है, तो a local cannot be declared because, अच्छा सी शार्प इसको अलाउ नहीं करता, लेकिन सी प्लस प्लस में ये अलाउ होता है क्योंकि ये सेकंड स्कोप क्रिएट हो जाता है। सी शार्प में ये एरर है, लेकिन अगर आप सी प्लस प्लस की बात करें तो ये कोड चल जाता है क्योंकि स्कोप चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, ठीक है, अब ये सही चल रहा है, अब इसमें एरर नहीं है क्योंकि अब ये दोनों एक ही मेथड के अंदर डिफाइंड है, बट द डिफरेंस इज दोनों डिफरेंट स्कोप्स के अंदर डिफाइंड है। सेम वेरिएबल है, ठीक है, मल्टीपली डिफाइंड है, लेकिन सिंपल टेबल उसको डिफरेंट स्कोप दे देगी, इससे वो एरर जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी स्कोपिंग वगैरह ये इसमें सिंपल टेबल में ये चीज़ें मेंटेन हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये फेजेस हैं कंपाइलर के। ये क्लियर है आपको? ये एक मैसेज आया किसी का, ऐड मी, स्टूडेंट इज नॉट एडेड। चलें इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लें फेजेस के अंदर यहाँ पे। ठीक है, अमानुल्लाह को ऐड कर लेते हैं। एनीवे, सो क्वेश्चंस है किसी को? मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। सर थोड़ा सिस्टमेटिक एरर के बारे में बता दें।
सिस्टमेटिक एरर नहीं होता, सिमेंटिक एरर होता है। सिमेंटिक एरर की बात कर रहे हो? सिस्टमेटिक सर, सिस्टमेटिक भी तो होता है ना सर। सिस्टमेटिक एरर, हाँ, यस कोई सर। एक्सप्लेन करेगा ये सिस्टमेटिक एरर से क्या मकसद है? एक रन टाइम एरर होते हैं, सिस्टम की वजह से आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहे हैं, नेटवर्क अनरीचेबल है, तो वो सिस्टम से रिलेटेड एरर है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल एरर्स होते हैं, एक्सेप्शंस जिनको हम यूजुअली कहते हैं। लेकिन स्पेसिफिक सिस्टम एरर कंपाइलर के अंदर ऐसी टर्म तो मुझे मालूम नहीं है, कोई और एक्सप्लेन कर सके तो। सर दोनों एक ही चीज़ है सर, सिस्टमेटिक और सिस्टम एरर। ओके, ठीक है। एनीवन एल्स? I have a कंपाइलर एफिशिएंसी ओएस पे डिपेंड करती है। कंपाइलर की एफिशिएंसी कंपाइलर पे ही डिपेंड करती है। कंपाइलर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू डिफरेंट थिंग्स। कंपाइलर का बेसिकली काम ये होता है आपका एक ऑप्टिमाइज कोड टारगेट के लिए जनरेट करना, टारगेट मशीन के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए। अब जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन के बाद सारा कंट्रोल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ जाता है, ठीक है। तो अब एग्जीक्यूशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, कंपाइलेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब जावा का कोड अगर आप कंपाइल करते हैं, हो सकता है वो लिनक्स पे ज़्यादा फास्ट चले कंपेयर टू विंडोज़, बिकॉज लिनक्स इज़ यूजुअली मोर एफिशिएंट और फास्टर, पर ये लाजमी नहीं है। तो दिस इज़ अगेन देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे फास्ट चलेगा या स्लो चलेगा। तो वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की एपीआईज़ पे या कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। हो सकता है किसी एक एस्पेक्ट में लिनक्स ज़्यादा फास्ट हो, किसी और एस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल आप पैरेलल प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट में लिनक्स ज़्यादा फास्ट चलती हो विंडोज़ से कंपेयर्ड, और अगर आप नेटवर्क कम्युनिकेशन कर रहे हैं हो सकता है उसमें विंडोज़ ज़्यादा बेहतर करे। तो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल के कौन सा कंपाइलर कहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। एनीवे, सो ओवरव्यू, स्कैनिंग द फर्स्ट फेज। अब हम फ्रंट एंड की बात करते हैं। हम जो कवर कर रहे होंगे इस कोर्स के अंदर वो फ्रंट एंड ही कवर करेंगे। तो फ्रंट एंड का फर्स्ट पार्ट है स्कैनिंग। तो स्कैनिंग इज़ अ रिकग्निशन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेजेस आप ऑटोमेटा में पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि किसी को याद नहीं होगा रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है। किसी को याद है? सर जेके फाइनाइट ऑटोमेटा जेके सर एग्जीक्यूट कर सके, रिकॉग्नाइज करे सके। जी हाँ, दैट्स गुड। ओके, आप रेगुलर लैंग्वेजेस जिनको आप फाइनाइट डीएफए, फाइनाइट ऑटोमेटा से या रेगुलर एक्सप्रेशन से रिकॉग्नाइज कर सकें, वो लैंग्वेजेस रेगुलर होती हैं, ठीक है। तो this phase divides the program into tokens. Tokens are the smallest meaningful units. तो tokens कौन कौन से होते हैं किसी भी लैंग्वेज में? तो हमने ये डिस्कस किए हैं अभी तक, जो आपने लैंग्वेजेस पढ़ी हैं उसमें इस तरह के टोकन्स होते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर नेम्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, पंक्चुएशंस होते हैं, कॉन्स्टेंट्स जो कि वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, इस तरह के होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है स्कैनर फेस अलग से बनाने का? ये लेटर फेजेस के लिए काम आसान कर देता है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फेज
पार्सिंग का आता है। पार्सिंग को आपने पार्सिंग शुरू करने से पहले आपको इनपुट चाहिए होता है। इनपुट चाहिए होता है आपके टोकन्स और उसके करस्पॉन्डिंग क्लासेस। हमारे पास जितने भी टोकन्स होते हैं उनकी क्लासेस होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास टोकन है इंटीजर, तो इसकी क्लास क्या होगी? इसकी क्लास हो गई कीवर्ड। टोकन है ऑपरेटर प्लस या प्लस प्लस, ये दोनों किस क्लास को बिलोंग करते हैं? ऑपरेटर को। ठीक है, अब इसके अंदर फिर सब क्लासेस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये क्लासिंग हम कैसे करेंगे टोकन्स की, वो हम आगे देखेंगे जब हम ये स्कैनिंग का फेज शुरू करेंगे। ठीक है, सो इन पार्सिंग फेज यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए आप पुश डाउन ऑटोमेटा यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही, बाकी लोगों को आ रही है? हाँ ठीक है, ओके। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पार्सिंग में यूज़ होती है। इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आइदर वी कैन यूज़ पुश डाउन ऑटोमेटा और वी कैन यूज़ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अगेन ये चीज़ें आप ऑटोमेटा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पार्सिंग डिस्कवर्स द कॉन्टेक्स्ट फ्री स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। कॉन्टेक्स्ट फ्री स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, इसका मतलब क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट फ्री स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? सर उसके पॉसिबल पैटर्न्स होंगे जो भी हमारे पास लैंग्वेज होगी। कॉन्टेक्स्ट फ्री का मतलब ये है इंट a इक्वल्स 1, इंट a इक्वल्स 2। ठीक है, आपका जो पार्सर है वो इन दोनों को करेक्ट कर देगा, यानी कि ये दोनों सही हैं, इन दोनों को सही कंसीडर करेगा क्योंकि इन दोनों का सिंटैक्स सही है। ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं देखता। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? इस मेथड का पूरा कॉन्टेक्स्ट है और इस कॉन्टेक्स्ट में ए ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब आप कॉन्टेक्स्ट फ्री की बात करते हैं तो हम कॉन्टेक्स्ट में पीछे नहीं देखते कि इस तरह की रीडिक्लेरेशन तो नहीं हो रही पहले। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री का मतलब क्या होता है? ये आप रीडिक्लेरेशन भी कर रहे हैं तो पिछला कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रहा होता। सही है, it just finds the structure to describe your language, your program। ठीक है, तो उसको एक सिंटैक्स ट्री में आप डिफाइन कर सकते हैं। ट्री में ट्री स्ट्रक्चर हम इसका बनाएंगे तो वो देखेंगे कैसे बनता है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट फेज की सर तरफ बस आते बहुत हैं। है, इतना कवर कर लें। मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ थोड़ी देर में। सिमेंटिक फेज हम बाद में करेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मैं स्लाइड के एंड पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ ये आ गया प्रोजेक्ट। यस, यू हैव टू बिल्ड अ कंपाइलर। ठीक है, तो जिस किसी को भी ये डाउट था उनके लिए ये खुशखबरी है कि कंपाइलर आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन कंपाइलर आप पूरा नहीं बनाएंगे। तो फेजेस हैं उसके। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँगा दी फर्स्ट फेज लेक्सिकल एनालिसिस का, दैट इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। ठीक है, उसके बाद सिंटैक्स एनालिसिस का फेज रिकमेंडेड है, सिमेंटिक एनालिसिस का फेज ऑप्शनल है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट अगेन ग्रुप बनाएंगे आप, मे बी 3-4 लोग मैक्सिमम, तो ग्रुप फॉर्म कर लें, प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरी सजेशन यही होगी कि आप सी शार्प में बनाएं। सी शार्प से आप फेमिलियर भी हैं और डेवलपमेंट भी यहाँ पे इजी होती है। ठीक है,
तो प्रोजेक्ट इज द रिक्वायरमेंट, एनवायरनमेंट आपकी मर्जी है। मेरी रिकमेंडेशन विजुअल स्टूडियो सी शार्प, ठीक है। कोर्स की प्री रिक्विजिट्स अगर आप उनकी बात करें तो प्री रिक्विजिट्स में आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का कोर्स है, जिससे आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ऑटोमेटा का जो कोर्स था उसके टॉपिक्स हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस, ऑटोमेटा, CFGs, पार्सिंग, machine organization. This one is not really necessary because this thing deals with the backend, ठीक है। तो backend पे तो हम नहीं जाएंगे, तो ठीक है। तो प्री रिक्विजिट्स कोर्स के तो हैं लेकिन हमारे इस सेमेस्टर के नहीं है। ग्रेडिंग पॉलिसी क्या होगी? एज डिवाइस बाय द यूनिवर्सिटी। एग्जाम्स का तो कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन एटलीस्ट प्रोजेक्ट्स एंड अटेंडेंस तो काउंट होंगे मेरी तरफ से, ठीक है। लेक्चर्स ऑनलाइन होंगे, कम्युनिकेशंस भी ऑनलाइन होंगी, ठीक है। टीम्स पे या ईमेल पे या सेशन के दौरान आप कर सकते हैं। बुक्स ये हम फॉलो कर रहे हैं, शेयर भी कर दिए, सही है। तो लेट्स हैव क्वेश्चंस। It's time for questions. Questions हैं? प्रोजेक्ट के हवाले से, प्री रिक्विजिट्स के हवाले से मैं एक बात बता दूं कि ये चीज़ें क्योंकि आप इम्प्लीमेंटेशन के अंदर यूज़ कर रहे होंगे, तो ये वाले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें, ठीक है। ये ऑटोमेटा के बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आप रिवाइज कर लें। ठीक है, मैं अब रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। उसके बाद